Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla, and today in this video lecture I will discuss about Design Act 2000, in which today I will teach you chapter 2 of Design Act, that is related to registration of designs. Before starting this video session, I would like to tell you, in my last video lecture I told you about chapter 1 of Design Act 2000, in which I discussed preliminary part of Design Act, that was chapter 1, and in that हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिस्कस किया था. तो सेक्शन 2 में मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन क्लॉज इन विच सेक्शन 2 क्लॉज डी इज़ I will have to say the most important, because this definition is related to design. Okay, कि what type of objects, what type of articles will come in the category of design. So after completing section 1 and 2, now in this lecture I will discuss chapter 2nd. Again I am repeating, and from section 3 today I will start, that is related to the chapter is related to registration of designs. Now we start the session. सेक्शन 3 ऑफ डिज़ाइन एक्ट क्या कहता है, हमें ये देखना है. सेक्शन 3 ऑफ डिज़ाइन एक्ट बात करता है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स की. ठीक है, हमने लास्ट अपना जब पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंट्रोलर की डेफिनेशन भी देखी थी. ओके, कंट्रोलर की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2 क्लॉज बी में कंट्रोलर की डेफिनेशन है, जो कि क्या बता रहा था कि कंट्रोलर जनरल का मतलब क्या है, कि कंट्रोलर जनरल पेटेंट, डिज़ाइंस और ट्रेडमार्क के लिए जो सेक्शन 3 में रिफ़र किया गया है वो कंट्रोलर होगा. तो 2 क्लॉज बी कंट्रोलर की डेफिनेशन के बारे में बताता है. तो वहीं सेक्शन 3 कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्टिव, एक अच्छे से मतलब उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि कंट्रोलर कैसे अपॉइंट होगा, कंट्रोलर का क्या काम होगा, कंट्रोलर के अलावा और कौन कौन से ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और इन प्रोसेसेस के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किए जा रहे हैं, चाहे कंट्रोलर है चाहे और ऑफिसर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है. तो हम सेक्शन 3 में क्या देखते हैं, देखिए सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है. The Controller General of Patents, Designs and Trademarks appointed under subsection 1 of section 4 of the Trade and Merchandise Mark Act 1958 shall be the controller of designs for the purposes of this section. तो इसमें जो कंट्रोलर है उसको आप कहाँ से लेंगे? कंट्रोलर जनरल वही है जो पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के लिए है, और कहाँ पर अपॉइंटेड है? अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4. सेक्शन 4 में, और सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 जो ट्रेडमार्क एक्ट का है 1958 का, ध्यान रखिएगा, उसी में सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में जो कंट्रोलर जनरल की के बारे में बताया गया है या जो डेफिनेशन दिया गया है, वही डेफिनेशन यहाँ पर लागू होगी. शेल बी द कंट्रोलर ऑफ द डिज़ाइन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. मतलब वही कंट्रोलर जनरल जो पेटेंट में, जो ट्रेडमार्क में है, वही कंट्रोलर जनरल जो है वो इस एक्ट के पर्पसेस के लिए भी कंट्रोलर जनरल के रूप में काम करेगा. ओके, दिस इज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3. नाउ वी कम टू सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 3 का, कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी एग्जामिनर्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड विद सच डिजिग्नेशंस एज इट थिंक्स फिट. कि अभी हमने देखा कि कंट्रोलर जनरल अपॉइंट होगा,
पहला जो आपका अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी पेटेंट, डिज़ाइंस और ट्रेडमार्क एक्ट के लिए, वो कौन है? कंट्रोलर जनरल है। अब उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ये सब सेक्शन 2 बता रहा है कि इस एक्ट के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसको करेगी? एज मैनी ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स, ठीक है, बहुत सारे ऑफिसर्स, सॉरी मैनी ऑफिसर्स और मीन्स से एग्जामिनर्स, कि बहुत सारे एग्जामिनर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है, और दूसरे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकती है एज विद सच डिजिग्नेशन एज इट थिंग्स फिट। जो भी डेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो उन ऑफिसर्स को दे सकती है। मीन्स टू से यहाँ पर कहा गया है, एक तो आपके कंट्रोलर जनरल है, ठीक है, मेन आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो आपका जो आपकी चीफ बॉडी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो कंट्रोलर जनरल है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अधीन, क्योंकि क्या है कि जब कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी ऑफिस होता है, तो कोई भी चीफ अथॉरिटी है अगर, तो केवल वही पूरा काम नहीं कर सकती, और भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, उसके अंडर सुपरविजन में काम करने वाले ऑफिसर्स अपॉइंट करने होते हैं। तो उन ऑफिसर्स को, उन अदर ऑफिसर्स को क्या नाम दिया गया? एज मेनी एग्जामिनर्स। उनको एग्जामिनर का नाम दिया गया है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जो भी डेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फिट समझती है, सही समझती है, वो उनको देगी। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इसी का आगे हम देखते हैं। वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, the officers appointed under subsection 2 shall discharge under the superintendence and directions of the controller such functions of the controller under this act as he may from time to time by general or special order in writing authorize them to discharge। अब देखिए, सबसेक्शन 1 में कंट्रोलर जनरल का अपॉइंटमेंट है, सबसेक्शन 2 में एग्जामिनर्स जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो उसके सुपरविजन में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तीसरा वाला जो सबसेक्शन है वो क्या कह रहा है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हुए क्या करना है, जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं अंडर सबसेक्शन 2, वो अपनी जो भी ड्यूटी है, जो भी उनको डायरेक्शंस कंट्रोलर जनरल देगा अपने सुपरविज़न में, अपने सुपरिंटेंडेंस में, तो वो उनको फॉलो करने होंगे। और वो डायरेक्शंस कैसे होंगे? वो समय समय पर उनको जनरल और स्पेशल ऑर्डर देगा इन राइटिंग, ठीक है, लिखित में, ऑथराइज देम टू डिस्चार्ज। मतलब वॉट एवर ड्यूटीज दीज ऑफिसर्स, दीज एग्जामिनर्स विल हैव टू डू विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स गिवन बाय कंट्रोलर जनरल, ठीक है। तो ये लोग जो है, कंट्रोलर जनरल जो भी ऑर्डर करेगा, चाहे जनरल ऑर्डर है चाहे स्पेशल ऑर्डर है, इन राइटिंग वो उनको वो ड्यूटीज़, वो काम डिस्चार्ज करने की, वो ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने का ऑर्डर देगा, और वो लोग वो काम को करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोलर जनरल। दिस इज सबसेक्शन 3। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, ठीक है। अब जो सबसेक्शन 3 में प्रोविजंस दिए हैं उनमें कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, उनकी जनरलिटी में, उनका जो जनरल रूल है ये कि भाई जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको हायर अथॉरिटी की, जो भी उनका बॉस है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या है, कंट्रोलर क्या करेगा, मतलब कंट्रोलर की ड्यूटी है, कंट्रोलर क्या है, उसको कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, एक जनरल चीज़ है। वो क्या करेगा कि द कंट्रोलर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कंट्रोलर जो है और कुछ भी लिखकर राइटिंग में जो है कोई ऑर्डर देगा, एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड देयर इन, और इसके साथ साथ वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा, मीन्स रीजंस भी देगा। अगर वो क्या करता है, विदड्रॉ एनी मैटर, मान लीजिए किसी एग्जामिनर के पास कोई मैटर है, ठीक है, पेटेंट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड या ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो कंट्रोलर उससे राइटिंग में लिखेगा, मतलब राइटिंग में ऑर्डर देगा और कारण बताएगा कि क्यों वो मैटर जो उस ऑफिसर के पास है,
ठीक है, ये है ना मैटर पेंडिंग बिफोर एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया उसके पास कोई मैटर पेंडिंग है और कंट्रोलर उसको विथड्रॉ कर रहा है, वापस ले रहा है, ठीक है, एंड डील विथ सच मैटर हिमसेल्फ, और वो उस मैटर को खुद देख रहा है, आइदर डी नोवो, या तो नए सिरे से देख रहा है, और फ्रॉम द स्टेज इट वॉज सो विड्रॉन, या फिर उस स्टेज से जहाँ से इसको वापस लिया गया, मतलब जिस स्टेज पर ये मैटर था वहाँ पर जहाँ से इसे वापस लिया गया वहाँ से देख रहा है, और ट्रांसफर द सेम टू अनदर ऑफिसर। दिस इज ऑल्सो द प्रिविलेज ऑफ द कंट्रोलर जनरल, कि वो क्या कर सकता है, खुद भी उस मैटर को विदड्रॉ करवाने के बाद, मतलब उस ऑफिसर से वापस लेने के बाद खुद भी देख सकता है और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है टू अनदर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 2। दूसरे ऑफिसर को, जो सबसेक्शन 2 में कोई दूसरा ऑफिसर उसी के इक्वल अपॉइंट हुआ है, तो उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, हु में सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन, और वो क्या करेगा, मतलब उसको स्पेशल डायरेक्शंस दी जाएंगी इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांसफ़र का उस केस के ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर होगा उसमें स्पेशल डायरेक्शंस दी जाएंगी, प्रोसीड विद द मैटर, और वो जिसको वो मैटर ट्रांसफ़र किया गया है वो उस मैटर को उन स्पेशल डायरेक्शंस के थ्रू प्रोसीड करेगा, आइदर डी नोवो, मतलब या तो नए सिरे से, अगर उसको डायरेक्शन मिले हैं कि उसको नए सिरे से ये पूरा केस देखना है तो नए सिरे से देखेगा, और नहीं तो क्या करेगा कि जिस स्टेज से उसको केस ट्रांसफ़र हुआ है उस स्टेज से देखेगा। तो दिस इज सब सेक्शन 3 इन विच वी हैव स्टडीड सब सेक्शन 1 जिसमें कंट्रोलर जनरल के अपॉइंटमेंट की बात है, सब सेक्शन 2 जिसमें दूसरे जो मैनी ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात है। इसके बाद सबसेक्शन 3 में जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए वो कैसे काम करेंगे ये बताया गया, और सबसेक्शन 4 में अगर किसी ऑफिसर से कोई मैटर विदड्रॉ किया गया तो उसको कैसे मतलब कंट्रोलर जनरल खुद देखेगा, किसी दूसरे ऑफिसर से दिखवाएगा, मतलब उस मैटर को नए सिरे से देखा जाएगा या जिस स्टेज से उसको विदड्रॉ किया गया वहाँ से देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखेगा। तो दिस इज सेक्शन 3 of Design Act which explains about controller and other officer. I hope all of you would have understood this section in a well manner. Now we come to section 4. Section 4 comes prohibition of registration of certain designs. कि section 4 क्या बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि कुछ डिज़ाइंस को, सर्टेन डिज़ाइंस, कुछ डिज़ाइंस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि कौन सी डिज़ाइंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिज़ाइंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कौन से डिज़ाइंस को सेक्शन 4 प्रोहिबिट करता है रजिस्ट्रेशन से। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि अ डिज़ाइन विच, कौन कौन सी डिज़ाइंस है। ए देखिए क्या कह रहा है, 4 का ए पार्ट कह रहा है अ डिज़ाइन विच इज़ नॉट न्यू और ओरिजिनल, एक ऐसी डिज़ाइन जो नई नहीं है या फिर ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, किसी ने किसी का कॉपी कर लिया, पहले कहीं पब्लिश हो चुकी है, ऐसी डिज़ाइन है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिट है डिज़ाइन एक्ट में। इसके बी पार्ट को देखेंगे तो वो क्या कहता है कि अ डिज़ाइन विच हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड टू पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री बाय पब्लिकेशन इन टेंजिबल फॉर्म और बाय यूज और इन एनी अदर वे प्रायर टू द फाइलिंग डेट। दूसरा क्या है, बी पार्ट कहता है कि हो सकता है क्या है कि वो डिज़ाइन पहले कहीं पब्लिक हो चुकी हो, मीन्स उसको सार्वजनिक रूप से डिस्क्लोज किया जा चुका है कहीं पहले, एनीवेयर इन इंडिया, या तो इंडिया में कहीं, और इन एनी अदर कंट्री, और दूसरे किसी देश में भी ऐसा पब्लिकेशन हो सकता है। मतलब बाय पब्लिकेशन इन टेंजिबल फॉर्म, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और उसका पब्लिकेशन दूसरी कंट्री में हो गया है, इंडिया में हुआ है कहीं या कहीं दूसरी कंट्री में हुआ है, या फिर और बाय यूज़, या फिर उसका पहले कहीं यूज़ किया जा सका है, कर चुके हैं, और इन एनी अदर वे, या फिर किसी और तरीके से प्रायर टू द फाइलिंग डेट, मतलब जिस डेट को आपने फाइलिंग के लिए, एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए दी,
फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिज़ाइन, उस डेट से पहले अगर उस डिज़ाइन का डिस्क्लोज़र हो चुका है पब्लिकली, कहीं इंडिया में या इंडिया के बाहर, या उसका कहीं यूज़ हो चुका है, तो क्या होगा, और वेयर एप्लीकेबल, और जहाँ पर ये मतलब एप्लीकेबल है या कहीं पर ये एप्लीकेबल है, ऑलरेडी ये डिज़ाइन प्रचलन में है, तब क्या होगा, द प्रायोरिटी डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो प्रायोरिटी डेट है, जो उसकी डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन है, उससे पहले अगर ये सब कुछ हो चुका है, उस डिज़ाइन का पब्लिकेशन हो चुका है, उस डिज़ाइन का या तो यूज़ हो चुका है, उस डिज़ाइन को किसी भी तरीके से कहीं वो जानी जाती है, लोग उसको जानते हैं, वो डिज़ाइन यूज़ में है, तो ऐसी डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिट, ऐसे डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 4 ऑफ डिज़ाइन एक्ट प्रोहिबिट करता है. दिस इज सबसेक्शन, दिस इज बी पार्ट ऑफ सेक्शन 4. नाउ वी कम टू सी पार्ट. सी पार्ट क्या कहता है कि इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिज़ाइंस और कॉम्बिनेशन ऑफ नोन डिज़ाइंस. और क्या है कि वो डिज़ाइन और कौन सी डिज़ाइन जो है वो आपकी रोक दी जाएगी, वो डिज़ाइन रोकी जाएगी, वो डिज़ाइन प्रोहिबिट की जाएगी रजिस्ट्रेशन से, जिसको क्या है कि सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, कि जो बहुत मतलब आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है फ्रॉम नोन डिज़ाइन, मतलब कुछ डिज़ाइंस को हम पहले से वो प्रचलन में हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ नोन डिज़ाइंस, कुछ कॉम्बिनेशन है मिला जुला पुरानी कुछ डिज़ाइंस का, और वो अपनी नई जो डिज़ाइन बनी है वो खुद को एकदम अलग नहीं शो कर पा रही है, वो डिज़ाइन उन पुरानी डिज़ाइन से मिलती जुलती है, तो ऐसी डिज़ाइंस को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा डिज़ाइन एक्ट में एज पर सेक्शन 4 ऑफ डिज़ाइन एक्ट. अब हम आते हैं डी पार्ट पे. डी पार्ट ऑफ सेक्शन 4 क्या कहता है, वो कहता है comprises or contains scandalous or obscene matter shall not be registered. कि अगर किसी डिज़ाइन में कोई डिज़ाइन का कोई भी मतलब जो डिज़ाइन जो है वो कैसी है, किस मैटर से रिलेटेड है, स्कैंडलस मैटर से रिलेटेड है या ऑब्सीन मैटर से रिलेटेड है, तो ऐसी डिज़ाइन का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. दिस इज सेक्शन 4 ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2004, जो कुछ डिज़ाइंस को, कौन कौन सी डिज़ाइंस को प्रोहिबिट करता है रजिस्ट्रेशन से, ये बताता है. ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 5 ऑफ डिज़ाइन एक्ट पर. सेक्शन 5 ऑफ डिज़ाइन एक्ट क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, बट इन दिस वीडियो लेक्चर आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेक्शन ऑल्सो. सेक्शन 5 ऑफ डिज़ाइन एक्ट बात करता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस. अब एप्लीकेशन दी जाएगी, क्योंकि डिज़ाइन का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक प्रोसेस होगी. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन, जो भी डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है डिज़ाइन एक्ट में, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, किस किस तरीके से एप्लीकेशन होगी, ये आपको सेक्शन 5 बताता है. सेक्शन 5 का क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 कहता है कि द कंट्रोलर में on the application of any person claiming to be the proprietor of any new or original design not previously published in any country and which is not contrary to public order or morality, register the design under this act. पहला ही सब सेक्शन 5 का कहता है कि कंट्रोलर क्या कर सकता है कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है एज ए प्रोप्राइटर, किस चीज़ के लिए, कि किसी नई और ओरिजिनल डिज़ाइन के लिए, ठीक, कि वो डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, कहीं भी प्रीवियसली कंट्री में या कहीं भी पब्लिश ना हुई हो, ठीक है, और विच इज़ नॉट कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, और जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट भी ना हो. रजिस्टर द डिज़ाइन अंडर दिस एक्ट means controller has the power to register, controller has the authority to register such type of design under the design act which is not published previously
as well as the proprietor who is claiming for the registration of that design, for the registration of that designs, proves that his design is new and original, okay, and is not contrary to public order or morality, then controller will register under this design act this type of design, ओके कि इस तरीके के डिज़ाइन को रजिस्टर करने का कंट्रोलर के पास पावर है, अथॉरिटी है। ये आपका सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 कहता है। लेकिन इसी में आपका प्रोविज़ो आ गया। अब प्रोविज़ो क्या कहता है ये देख लेते हैं। प्रोविज़ो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर शैल बिफोर सच रजिस्ट्रेशन रेफर द एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, कि कंट्रोलर के पास पावर है, देखिए कंट्रोलर के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है उस डिज़ाइन का, ठीक, सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में। लेकिन उससे पहले उसकी ड्यूटी क्या है, वो सारे की सारी चेकिंग कि डिज़ाइन न्यू है, इनोवेटिव है, पहले पब्लिश तो नहीं हुई है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके लिए वो प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो कहता है कि कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करेगा, रेफर द एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, उस एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन के लिए रेफ़र कर देगा। किसको रेफ़र करेगा, बाय एन एग्जामिनर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में जो एग्जामिनर, जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, जिनको एग्जामिनर का डेजिग्नेशन दिया गया है, एग्जामिनर नाम से बोला जा रहा है, किसी एग्जामिनर को वो रेफ़र कर देगा एप्लीकेशन। क्यों रेफ़र कर देगा, as to whether such design is capable of being registered, मतलब वो एग्जामिनर ये जांचे, वो एग्जामिनर ये इंक्वायरी करे, वो एग्जामिनर ये पूरा का पूरा उसका मतलब डिज़ाइन से संबंधित सब डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के योग्य है या नहीं है, ठीक है, इस एक्ट में, पर्टिकुलरली इन डिज़ाइन एक्ट, एंड द रूल्स मेड देयर अंडर and considers the report of the examination on such रेफरेंस। और क्या है कि मतलब वो जो एग्जामिनर है वो मतलब ये पूरा चेक करेगा कि ये डिज़ाइन इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के योग्य है या नहीं है, मतलब इस डिज़ाइन और जो भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो कुछ भी क्रक्स निकल के आता है, जो भी एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट लगाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही कंट्रोलर जनरल उसका रजिस्ट्रेशन उस डिज़ाइन का करेगा या नहीं करेगा। दिस इज़ द प्रोविज़ो इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 दैट सेज एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1। अब क्योंकि एप्लीकेशन कहाँ पे दी जानी है, सब सेक्शन 1 में दी जानी है सेक्शन 5 के, तो एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब ये नहीं है कि एप्लीकेशन आप अपने मन से किसी भी तरीके की लिख लीजिए, ठीक है, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, ठीक है। किसी डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो कैसी होगी, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, एंड शेल बी फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस। और कहाँ फाइल की जाएगी, पेटेंट ऑफिस में फाइल की जाएगी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया होगा उस मैनर से, एंड शेल बी अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। और उसके साथ एक पर्टिकुलर जो भी फ़ी प्रिस्क्राइब की गई होगी उस डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए वो फ़ी भी लगेगी। तो आपको सब सेक्शन 2 में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन होनी चाहिए, पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल होगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्लीकेशन होगी, और उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लगेगी। दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3। एंड सबसेक्शन 3 क्या कहता है सेक्शन 5 का, कि अ डिज़ाइन में बी रजिस्टर्ड इन नॉट मोर देन 1 क्लास। और डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है, मतलब डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इन नॉट मोर देन 1 क्लास, मतलब कि एक क्लास से ज़्यादा में नहीं,
and in case of doubt as to the class in which a design ought to be registered, the controller may decide the क्वेश्चन। मतलब कि एक डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक वर्ग से ज़्यादा, मतलब एक क्लास से ज़्यादा क्लास में नहीं होगा, ठीक है। डिज़ाइन में भी रजिस्टर्ड इन नॉट मोर देन वन क्लास, एक क्लास या एक वर्ग से ज़्यादा वर्गों में नहीं होगा। उसमें क्या है, एंड इन केस ऑफ डाउट, और अगर उसका क्लास डिसाइड करने में कोई डाउट है, डाउट एज टू द क्लास, अगर क्लास के संबंध में वो डिज़ाइन किस क्लास में किस वर्ग में डिसाइड मतलब रजिस्टर होनी है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा कि द कंट्रोलर में डिसाइड द क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अराइज उठता है कि इन विच क्लास डिज़ाइन में भी रजिस्टर्ड, तो इस क्वेश्चन में कौन अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए, कंट्रोलर जनरल। ये क्वेश्चन कंट्रोलर जनरल को डिसाइड करना है। अब हम आते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 में। वो क्या कहता है कि द कंट्रोलर में इफ़ ही थिंक्स फिट रिफ्यूज टू रजिस्टर एनी डिज़ाइन presented to him for registration। सीधा सीधा क्या कहा है कि कंट्रोलर हैज़ द अथॉरिटी, कंट्रोलर के पास पावर है, अथॉरिटी है कि अगर वो क्या समझता है, इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको सही लगता है कि रिफ्यूज टू रजिस्टर एनी डिज़ाइन, कि वो किसी डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दे, प्रेजेंटेड टू हिम फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई डिज़ाइन उसके सामने, कोई किसी डिज़ाइन की एप्लीकेशन आई उसके पास और रजिस्ट्रेशन के लिए, और कंट्रोलर के पास पर्याप्त रीज़न है, उसको सही लगता है कि उस डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो मना कर सकता है उस डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए। बट एनी person aggrieved by any such refusal may appeal to the high court। Subsection 4 of section 5, very important, all of you should have to remember, mark it in your where act, because controller आपकी हाई अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। लोअर लेवल पर हाईएस्ट अथॉरिटी आपकी कंट्रोलर है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस के लिए। लेकिन अगर किसी डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोलर को लगा कि नहीं रजिस्टर करना है और उसने मना कर दिया, लेकिन जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दिया है तो डेफिनेटली उसने बहुत कुछ सोच कर ये एप्लीकेशन दिया होगा, किसी पर्पस से दिया होगा, कहीं पर उस डिज़ाइन का बहुत यूज़ होगा। तो जो एग्रीव्ड व्यक्ति है, जिसका ग्रीवांस है, जिसकी डिज़ाइन रजिस्टर नहीं हुई है, वो क्या करेगा, ऐसे रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट अपील में जा सकता है। और वो अपील कहाँ होगी, अपील हाई कोर्ट में होगी। दिस इज यू शुड हैव टू रिमेंबर कि अपीलिंग अथॉरिटी कहाँ है, कौन है, हाई कोर्ट है। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 में। अब हम आते हैं सब सेक्शन 5 पे। सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि एन एप्लीकेशन विच owing to any default or neglect on the part of the applicant, कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से, किसी नेग्लिजेंस की वजह से, एप्लीकांट का, वो नेग्लिजेंस या वो डिफ़ॉल्ट किसका है, एप्लीकांट का है, हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, मतलब वो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, सो एज टू एनेबल रजिस्ट्रेशन टू बी अफेक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, और इसीलिए क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रिस्क्राइब टाइम है वो अफेक्ट करेगा। टाइम शेल बी डीम्ड टू बी एबंडन्ड, मीन्स अगर किसी ने एप्लीकेशन दी फिर वो मतलब निगलेक्ट कर दिया उसको, फिर उसने उस पर फोकस नहीं किया कि उसकी एप्लीकेशन में कुछ कमी रह गई, उसने उसको पूरा नहीं किया, और इस वजह से वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो भी है रजिस्ट्रेशन के लिए उस डिज़ाइन के, वो टाइम निकल गया, तब क्या मान लिया जाएगा कि वो जो है उसको एबंडन छोड़ दिया गया, ठीक है, वो आपकी छोड़ दी गई, उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉल्ट किसका था, एप्लीकांट का खुद का था। अब हम आते हैं ये सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 5। ये क्या कहता है, ए डिज़ाइन व्हेन रजिस्टर्ड shall be registered as of the date of application for registration। अब क्या है, जिस दिन आपने सब सेक्शन 6 क्या बताता है सेक्शन 5 का, कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दी उस दिन तो एप्लीकेशन का मतलब उस दिन तो उस डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन
भाई उसमें कुछ प्रोसेस लगेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है वो लगेगा। तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिली, मीन्स जिस दिन वो डिज़ाइन रजिस्टर्ड हुई, तो वो रजिस्टर्ड कब से मानी जाएगी, जब से डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग, मतलब जब से डेट ऑफ एप्लीकेशन था, मतलब कि डिज़ाइन को रजिस्टर्ड माना जाएगा जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल हुई थी। तो दिस इज सेक्शन 5 of Design Act 2000. Now in today's video we have discussed section 3, section 4 and section 5. Okay, so I hope all of you would have understood whatever I have tried to make you understand in this video regarding Design Act 2000. आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।